morning, students. Our last lecture we will complete our 6th chapter. Now today we will start our 7th chapter, Conversations of Plants and Animals. We showed in class 7 that Pahli and Buzu had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokcha Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. इन सब के बारे में आप सबने अच्छी तरह से जाना ही होगा. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर 7th चैप्टर, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. इन सब के लिए सर्वाइवल करने के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को कट होना. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड for other purpose. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture or using wood as fuel, or some natural causes of deforestation and forest fires and severe droughts. ये दोनों यानी कि फायर और ड्रॉप्स, वो क्या है? नेचुरल डिफोरेस्टेशन प्रोसेस है. यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस भी दिए हुए हैं डिफोरेस्टेशन के. Pahli and Buzu recall the consequences of deforestation. They remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. यानी कि डिफोरेस्टेशन जो होता जा रहा है अभी के टाइम में, वो टेम्परेचर और पोल्यूशन का लेवल बढ़ाता जा रहा है अर्थ पे. इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है. दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. जो डिफोरेस्टेशन है वो सबसे मेजर थ्रेट है अर्थ के लिए, जो टेम्परेचर को बढ़ाता है और पानी के लेवल को कम करता है. और they were told by Professor Ahmed that is cutting of trees, continuous rainfall and the fertility of the soil will decrease. यानी कि जो डिफोरेस्टेशन कंटिन्यू रहा तो रेनफॉल कम हो जाएगा और फर्टिलिटी जो सोइल की है वो कम होती जाएगी. मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिस सच ऑफ फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स. यानी कि ऐसी जो फ्लड्स जैसी कई सारी नेचुरल क्लाइमेटिक प्रॉब्लम भी आने लगेगी. और plants need to carbon dioxide and photosynthesis. However, trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, जो ये वाले हीट रेज होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ पे, और क्या कॉजेज होंगे? ड्राफ्ट कॉज होंगे, यानी कि रेनफॉल कम हो जाएगी और सारा सूखा सूखा हो जाएगा. यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिफोरेस्टेशन के बारे में, जो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या वो आप 7th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा होगा. इरोजन, सॉइल इरोजन, जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, वही यहाँ पे दिया हुआ है. आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेना है, ओके. और यहाँ पे है एक टॉपिक दिया हुआ है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि द soil erosion होने के बाद removal of the top layer of the soil expose the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into desert. It is called
डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो डेजर्ट जैसी सोइल हो जाती है, लेस फर्टिलिटी हो जाती है उसमें, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस और फर्टिलिटी दोनों लेस हो जाते हैं, उसे डेजर्टिफिकेशन कह देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक पोर्शन दिया हुआ है, कन्वर्जेशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, उसके यहाँ पे सम पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपको खुद ही तरह से रीड कर लेने, क्योंकि इन सब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिट्स, यानी फ्लोरा एंड फौना दोनों दो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जिसे हमें उसके हैबिट्स के हिसाब से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसे अपनी हैबिट्स के हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाता है। उस एरिया को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स have been earmarked plantations, cultivations, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there। और यानी कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं उसे उसकी जो हैबिट्स होती है उस हिसाब से उसे यहाँ पे डिवाइडेड क्लासिफाइड किया जाता है और वहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स areas where animals are protected from any disturbance to them and their habits, यानी कि जो ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को कोई भी फियर के बिना प्रोटेक्ट किया जाता है और कोई भी डिस्टरबेंस के बिना वहाँ पे उसकी हैबिट्स का ख्याल रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क मीन्स एरियाज रिजर्व्ड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उसे वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू उसके हैबिट के हिसाब से फ्रीली घूमने के लिए, या तो फ्रीली ग्रेजिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए, फीलिंग ट्रीज के लिए, हंटिंग के डर के बिना, फियर के बिना वो रह सके, वहाँ उस एरिया को नेशनल पार्क कहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कन्वर्जेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, यानी कि ऐसा लार्ज एरिया जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ तीनों के जो ऐसे रिसोर्सेज उसे मिल सके और वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, उस एरिया को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आपको वो अच्छी तरह से रीड कर लेना है, और कौन से यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री में कौन से नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। Then next portion is flora and fauna. Flora means sal, stick, mango, jamun, silver, firms, अर्जुन्स एक्सेट्रा आर द फ्लोरा, यानी कि जो भी ऐसे वाइल्ड लाइफ ट्रीज होते हैं, उस जो फॉरेस्ट वाले ट्रीज, कोई भी ऐसे ट्रीज होते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लोरा। और चिंकारा, बूल, बाकिंग बियर्स, चीतल्स, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड एनिमल्स, वो जो भी होते हैं उसे फौना कहते हैं। यहीं पे यहाँ पे इस वाले टॉपिक के अंदर फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, वो आपको केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रीड ही करना है और यही आपको केयरफुली याद रखना है कि फ्लोरा किसे कहते, फ्लोरा में क्या आता है और फौना में क्या आता है, उसे प्रोटेक्ट करने क्या करते हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको रीड कर लेना है। ओके, The next is endemic species. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area, यानी कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स और जो पर्टिकुलरली उस एरिया में ही मिलते हो और एक्सक्लूसिवली वहाँ पे फाउंड किए जाते हो उस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली, यानी कि उस एरिया, जैसे कि एक एरिया है जहाँ पे पर्टिकुलरली टाइगर, तो टाइगर ही मिलते हो, प्लांट तो टी
तो टीक प्लांट ही मिलता हो तो ऐसे एरिया को उसे एंडेमिक स्पेसिस कहा जाता है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। वही यहाँ पे आपको माधव जी बता रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स और कहाँ पे आया हुआ है, उसके नेचुरल हैबिट्स वही यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, द स्पेसिस is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. यानी कि उस एनिमल यानी एनिमल या तो प्लांट्स का वहाँ पे ही रिप्रोडक्शन हो सके, उस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग में भी वहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन हो सके उसके मेंबर के थ्रू ही, क्योंकि वहाँ पे दूसरे एनिमल्स या तो दूसरे मेंबर्स आ नहीं सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस मेंबर के अंदर उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कॉमन होगी, इसके लिए वहाँ पे उस स्पेसिस में रखा जाता है। एंडेमिक स्पेसिस में कॉमनली और पर्टिकुलर एनिमल या तो प्लांट्स को रखा जाता है, उसे एंडेमिक स्पेसिस कहा जाता है। ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये सारे बारे में, इन सब के बारे में आप एसएस में या तो एसटी में आपने पढ़ा ही होगा। एसटी में अगर नहीं आया होगा तो ये एसएस में तो आपको अच्छी तरह से आया ही होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क्स कौन से हैं, वहाँ पे कौन कौन रह जाता है। जैसे कि रॉक शेल्टर्स आर अल्सो फाउंड इन साइड द सातपुरा नेशनल पार्क। दिस आर एविडेंस ऑफ prehistoric human life in the jungles. These give an idea of the life of primitive people. Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserve. यहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पे फाउंड किए जाते हैं पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मीन्स फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स। मेनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। और यहाँ पे जो फाइटिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए उस एनिमल्स के लिए फिगर वहाँ पे पाए जाते हैं उस एरिया के अंदर। और एज दे सी बोर्ड विथ सातपुरा टाइगर रिजर्व, जो यहाँ पे चिल्ड्रंस विजिट करने आए थे उसने सातपुरा टाइगर रिजर्व के एक बोर्ड देखा। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर, जो अभी आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। Tiger is one of the many species which are slowly disappears from our forest। यानी कि टाइगर ऐसा एनिमल्स है जो धीरे धीरे उसकी जो भी क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बेरासिंगास were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers of diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal। यानी कि जो ऐसे एनिमल्स हो जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, endangered animals। यानी कि वो इंडेंजर में है तो उस एनिमल को endangered जैसे कि और reminded of the dinosaurs which becomes extinct a long time ago। और जो एनिमल्स अभी देखे नहीं जा सकते हैं जैसे कि डायनासोर है उसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। एंडेंजर्ड एनिमल एंड एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में आपको डिफरेंशिएट आपको आएगा, एग्जाम के अंदर भी आएगा, वर्कबुक में जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है और ये वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरह से आपको रीड करना है। और यही यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, जो आपको आप केयरफुली रीड कर लोगे तो आपको ये सारा
टॉपिक्स एसएस में आया होगा, जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। और जो प्रोजेक्ट अब बाहर निकल रहा है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक ऐसी है जिसके अंदर जो एनिमल्स धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं उसका जो भी रिकॉर्ड मिल रहा है हम एक बुक में स्टोर करते हैं या तो रिकॉर्ड करते हैं, उसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। जो एनिमल डेंजर के अंदर है, डेंजर जोन में है, उस एनिमल का जो रिकॉर्ड होता है जिस बुक के अंदर, उसे रेड डेटा बुक कहते हैं। और रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रंस ही टेल देम दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक which keeps a record of all the endangered animals and plants। ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो डेंजर्ड में हो उसका रिकॉर्ड जहाँ पे हमें पाया जाए, फाउंड किया जाता है, उसे रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो रेड डेटा बुक का जो मेंटेनेंस है वो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। और जो इंडिया है वो ओनली कहाँ का मेंटेनेंस करता है, कौन सी रेड बुक का, जो एनिमल्स और प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं उसका ही। ऐसे ही माइग्रेशन तो आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। माइग्रेशन किसे कहते हैं, जो दूसरे फॉरेन कंट्री या तो दूसरे कंट्रीज में से हम जो एनिमल्स या तो प्लांट्स को हमारे कंट्री में लेके आते हैं और उसका रिप्रोडक्शन करते हैं। बर्ड्स को जो यहाँ पे आते हैं माइग्रेटरी, जिसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। द नेक्स्ट टॉपिक रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये तो आप सबको अच्छी तरह से आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको पता ही होगा कैसे रिसाइकलिंग करते हैं पेपर को। और आप जानते होंगे he tell them to take 17 full ground trees to make 1 ton of paper। यानी कि 17 फुल ग्राउंड ट्रीज आप इकट्ठे करोगे, फुल ग्राउंड ऑफ ट्रीज आप कट करोगे, इकट्ठे करोगे उसका वुड, तो आप 1 टन पेपर बना सकोगे। यानी कि आपको इसलिए आप जो पेपर आप यूज कर रहे हो उसे आपको केयरफुली और सेव करके, अगर आपको डिफोरेस्टेशन को कम करना है तो आपको पेपर को सेव करना होगा और वेस्ट नहीं करना होगा। आपकी जो नोटबुक्स है उसके पेज या तो कोई भी ऐसे पेज आपको वेस्ट नहीं करने हैं। और अगर ऐसा हो पॉसिबल हो कि आप उसे रीयूज कर सके तो आप उसे रिसाइकल करके रीयूज भी कर सकते हैं। इसकी एक्टिविटीज भी आती हैं, आप उसे रीयूज करने कैसे कर सकते हो, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि केमिकल प्रोसेस द we should save reuse used paper and recycle it। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper। यानी कि हम अगर रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे पेपर को, तो हम एनर्जी को भी सेव कर सकेंगे और वाटर को भी सेव कर सकेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है पेपर के। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल also बी रिड्यूस। और जो केमिकल्स ऐसे हो जो यूज किए जाते हैं रिसाइकलिंग के लिए, हार्मफुल होते हैं पेपर को बनाने के लिए, उसको भी हम रिड्यूस कर सकेंगे। और रिफॉरेस्टेशन वो जो तो उसके बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। आपको ट्रीज को प्लांटेशन करना चाहिए और एनिमल्स को कहीं पे भी हार्म होता हो या तो कोई भी हार्म करते हो तो उससे बचाना चाहिए। कैसे आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्लांट्स को आप कैसे प्लांटेशन कर सकते हो कहीं पे भी, और ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ट्रीज को कट करते हो उसे रोकना चाहिए। यही यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी सेंड कर दूंगी, आपको वो केयरफुली रीड कर लेनी है। और here our 7th chapter complete. Now our next chapter, 8th chapter, we will start in next lecture.